हेलो बच्चों आज हम करेंगे अपने इस चैप्टर नंबर 4 में एक टॉपिक से शुरुआत। इस टॉपिक का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कुछ क्लासिफिकेशंस करे थे, जिसके अंदर अगर आपको याद होगा तो हमने ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन लिखा था। तो मैंने कहा था क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन के अंदर जो हम वेरिएबल लिख रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा। तो आज के हमारे टॉपिक की हेडिंग आपको डालनी है रजिस्टर के अंदर, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल किसे बोलते हैं बच्चों? तो आप इसमें लिखना, इट डिराइव्स फ्रॉम द वर्ड vary, VARY, means to change। ये वेरिएबल वर्ड जो है ये कौन से वर्ड से डिराइव किया गया है? वेरी से। कहते हैं ना कि ये वेरी कर रहा है, जो चेंज होता रहता है, ठीक है, उसको वेरी बोलते हैं, जो डिफ़र करता है। तो बच्चों हमारे अपने स्टैटिस्टिक्स के अंदर दो प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल जो होता है उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। बच्चों आज की क्लास में हम जितनी भी बातें डिस्कस करेंगे और आने वाले लेक्चर्स में जो भी आप वीडियोस देखोगे, अब धीरे धीरे उनका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ रहा है। अभी तक हमारा पूरा सिलेबस थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ज़्यादा चल रहा था, लेकिन अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ रुख करना शुरू करेंगे। तो यहाँ से जो टॉपिक्स होंगे वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होंगे, हर छोटी छोटी बात की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होगी। तो दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं सर, एक को बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल और एक को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल को बहुत से लोग प्यार से डिसकॉन्टिन्यूअस वेरिएबल भी बोल देते हैं, ये इसका घर का नाम है, ठीक है सर। तो सर दोनों में फ़र्क क्या है? ये दो तरह के वेरिएबल होने का ये मतलब क्या है आखिर? ठीक है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। डिस्क्रीट वेरिएबल्स उन्हें बोलते हैं विच आर काउंटेबल, जो काउंटेबल होते हैं, पहली चीज़, एंड एग्जैक्ट वैल्यू, ब्रैकेट में लिखना है नॉट फ्रैक्शनल वैल्यू, ब्रैकेट क्लोज, इज एक्सट्रैक्टेड। जिनकी हमेशा एग्जैक्ट वैल्यू होती है, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होती, और जिन चीज़ों को आप काउंट कर सकते हो उन चीज़ों को बोलते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। अभी एग्जांपल दूंगा थोड़ी देर में। और कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल में लिखना है वो किसे बोलते हैं? विच आर मेजरेबल, जो मेजर किए जाते हैं, एंड एनी वैल्यू कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एग्जैक्ट और फ्रैक्शन। तो सर दोनों में फ़र्क क्या होता है? तो बच्चों डिस्क्रीट वेरिएबल आमतौर पर ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम काउंटिंग करके ऐसे फिंगर्स पे या कैसे भी काउंटिंग करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल लिखते हैं कि एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो किसी फैमिली में होते हैं एक चिल्ड्रन, किसी में होते हैं दो, किसी में तीन। तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो हमेशा एक एग्जैक्ट वैल्यू में होंगे और जिन्हें आप काउंट कर सकते हो, एक है, दो है, तीन है। कोई ये तो नहीं कहेगा कि 2.5 चिल्ड्रन, या कोई ये तो नहीं कहेगा कि 1.5 चिल्ड्रन, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना। तो ये वैल्यूज़ कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती हैं। लेकिन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जिनको हम मेजर करते हैं। जैसे मैंने पूछा आपकी हाइट कितनी है, या मैंने आपसे पूछा आपका वेट कितना है। तो वेट ज़रूरी तो नहीं है कि सबका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर ही हो। सर 50 kg, सर मेरा 55 kg। भाई कोई ऐसा भी हो सकता है जिसका 56.3 kg हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये चेंज कर जाता है, इसमें फ्रैक्शंस भी होते हैं और इन चीज़ों को हम मेजर करते हैं, लेकिन इन चीज़ों को हम हमेशा काउंट करते हैं और ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते। तो सबसे बड़ा अंतर ये है दोनों में
कि इनकी कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगी, लेकिन इनमें फ्रैक्शनल वैल्यू हो सकती है। दूसरा डिफरेंस, ये काउंटेबल होते हैं जबकि ये मेजरेबल होते हैं। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है हमारा वेरिएबल का, जिसमें दो टाइप के वेरिएबल्स के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालनी है। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है स्टैटिस्टिकल सीरीज। स्टैटिस्टिकल सीरीज, तो स्टैटिस्टिकल सीरीज का क्या मतलब होता है? तो स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, द अरेंजमेंट ऑफ classified data in some logical order। जब हम अपने डेटा को अरेंज करते हैं किसी लॉजिकल तरीके से, तो बस उसको स्टैटिस्टिकल सीरीज़ बोल देते हैं। तो इस स्टैटिस्टिकल सीरीज़ को बनाया जाता है दो प्रकार से। तो पहला आपको बाइफरकेशन करके लिखना है, on the basis of characteristics, on the basis of characteristics। और दूसरा आपको लिखना है on the basis of construction। तो जब हम स्टैटिस्टिक्स में आगे जाएंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में घुसेंगे, तो सारा का सारा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ कंस्ट्रक्शन के आधार पर ही क्लासिफाई हो रही होगी, कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर तो प्रैक्टिकली नहीं हो रही होगी। तो खैर, कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर तीन प्रकार से सीरीज़ों को बनाया या बोला जा सकता है। पहले को बोलते हैं टाइम सीरीज़। टाइम सीरीज़ में डेटा कैसे क्लासिफाई होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। दूसरा होता है स्पेशल, SPATIAL, ये भी मैंने बताया था, स्पेशल सीरीज़। इसमें डेटा कैसे क्लासिफाई होता है या सीरीज़ कैसे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, इस हिसाब से। और तीसरी होती है कंडीशन सीरीज़। इसमें सीरीज़ कैसे बनाई जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन। इसमें कोई ना कोई बच्चों कंडीशन के आधार पर हम डेटा को क्लासिफाई या सीरीज़ को बनाते हैं। ठीक है ना। कंडीशन कैसी भी हो सकती है कि भाई जिन बच्चों की एज 17 साल से 20 साल तक के हैं वो आ जाएं, या जिन बच्चों की हाइट 5 फुट से 6 फुट है वो इधर आ जाएं। हम कोई भी कंडीशन के हिसाब से अपनी सीरीज़ बना सकते हैं, तो या अपने डेटा को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसको बोल देते हैं कंडीशन सीरीज़। तो तीन तरह से सीरीज़ को बनाया जा सकता है। टाइम के आधार पे तो टाइम सीरीज़, लोकेशन के आधार पे तो जोग्राफिकल या स्पेशियल सीरीज़, और कंडीशन के आधार पे यानी कंडीशन सीरीज़। लेकिन आपको जो अब अपने स्टैटिस्टिक्स में देखने को और बनाने को मिलेंगी, वो मिलेंगी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो हम पूरा डिटेल में आज और आने वाली वीडियोज़ में सीखने वाले हैं बच्चों। तो तीन तरह की सीरीज़ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? पहली होती है इंडिविजुअल सीरीज़, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज़, और तीसरी होती है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। ये आपने शायद बचपन में सुन रखा हो या देख रखा हो। ठीक है सर। इंडिविजुअल सीरीज़ अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे बच्चों। इसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है ना। तो इसके भी दो तरीके होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज्ड और एक ऑर्गेनाइज्ड। तो ये हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे कि इंडिविजुअल सीरीज़ क्या होती है, डिस्क्रीट सीरीज़ क्या होती है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ क्या होती है। तो इसको हम यहीं पर क्लोज़ कर देते हैं, इस छोटे से चार्ट को अपने समझने के लिए, और इसकी चर्चा अब आगे तक चलती रहेगी। इसी को हमें डिटेल में समझना है। चलो ठीक है सर।
तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब हम सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं हेडिंग इंडिविजुअल सीरीज़। तो पहले हम इंडिविजुअल सीरीज़ को समझें कि ये क्या क्या हो सकती हैं, ये क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ दिस इंडिविजुअल सीरीज़। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडिविजुअल सीरीज़ अनऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है या ऑर्गेनाइज्ड भी हो सकती है। तो इसमें आप भी मेरे साथ साथ दो बाइफर्केशन करो फटाफट, सारी बातों को रजिस्टर में नोट करना है साथ साथ, और दूसरा लिखना है ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से आप समझ जाओगे। मान लेते हैं मैंने 5 बच्चों के मार्क्स लिखे, मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स। भाई एक ने कहा कि सर मेरे आए हैं 71, एक ने कहा सर मेरे आए हैं 5, एक ने कहा सर मेरे आए हैं 99, एक ने कहा सर मेरे आए हैं 21, और एक ने कहा सर मेरे आए हैं 36। ठीक है, तो लिख लिया। 5 बच्चों के मार्क्स लिखने थे, पाँचों ने अपने मार्क्स बोले, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी डेटा को हम ऑर्गेनाइज्ड तरीके से भी लिख सकते हैं, और उसको भी ऑर्गेनाइज तरीके से लिखने के दो रास्ते हैं। एक होता है अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, और एक हो सकता है अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो दोनों आपको समझाते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड भी हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर में क्या करूँगा मैं, 5 बच्चे हैं तो मुझे पता है ये रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5। तो पांचों बच्चों को पहले मैंने सीरियल नंबर से खड़ा कर दिया या लगा दिया, और फिर इनके नंबर पूछे। तो रोल नंबर 1 के मान लो मार्क्स से 99, 2 के थे 21, 3 वाले के थे 5, 4 वाले के थे 71, 5 वाले के थे 36। तो मैंने इसी डेटा को जो पहले अनऑर्गेनाइज था एक सीरियल नंबर के हिसाब से ऑर्गेनाइज बना लिया। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अच्छा, और सर अगर अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड होता तो क्या हो सकता है। तो मैग्नीट्यूड के हिसाब से बच्चों हम दो तरीके से डेटा को या सीरीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक तरीका होता है जिसको आप बचपन में कहते थे असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब कि छोटे से बड़े की तरफ, और दूसरा तरीका हो सकता है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी बड़े से छोटे की तरफ। तो इसे बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो आप चाहिए तो असेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज़ बना सकते हैं, या आप चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सीरीज़ बना सकते हैं। तो इसको बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड। तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो हम अपने सीरीज़ को या तो अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना सकते हैं या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से बना सकते हैं, और ऑर्गेनाइज्ड में भी हम या तो सीरियल नंबर के आधार पे बना सकते हैं या मैग्नीट्यूड के आधार पे बना सकते हैं। ठीक है ना। तो इसको तो बोल देते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। आगे बढ़ते हैं, फिर हेडिंग डालते हैं नेक्स्ट डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ को बहुत से लोग प्यार से अनग्रुप्ड भी बोल देते हैं, मतलब इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं होती, अनग्रुप्ड। ठीक है ना, वो अब आपको समझाते हैं। तो पहले इंडिविजुअल सीरीज़ क्लियर। बच्चों जहाँ पर भी डाउट हो, क्लियरिटी ना हो, वीडियो को रिवाइंड करना है, पीछे जाके दोबारा सुनना है, और अपने नोट्स को ज़रूर 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 कंप्लीट करना है साथ साथ। नोट्स में कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सो दैट बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। मैं जो आपको नोट्स दे रहा हूँ वो 100% एग्जॉस्टिव हैं, यानी कि उसके अंदर सब कुछ होगा, लेकिन आपको लिखना बनाना सब कुछ पड़ेगा। चलिए, तो डिस्क्रीट सीरीज़ का मतलब क्या है, ये कैसे काम करती है। तो मान लेते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स थोड़ा सा बढ़ गए। अब मान लेते हैं भाई हमारे पास टोटल हो गए 20 बच्चे, हमारी क्लास में है टोटल 20 स्टूडेंट्स।
तो अब मैंने उनसे मार्क्स पूछे कि भाई अब एक एक बच्चा अपने नंबर बताओ। तो एक ने कहा सर मेरे आए हैं 11, एक ने कहा सर मेरे 13। जैसे यूनिट टेस्ट होता है ना स्कूल में, या ब्लॉक टेस्ट होते हैं आपके 20 मार्क्स वाले, तो क्लास में 20 बच्चे थे, तो मैंने उनके पूछा बताओ यूनिट टेस्ट में कितने कितने नंबर आए आउट ऑफ 20। तो बच्चे बता रहे हैं, एक ने कहा 13, एक ने कहा 11, एक ने कहा 9, एक ने कहा 11, एक ने कहा 3, 9, 5, 11, 5, 4, 6, 4, 11, 3, 5, 6, 13। अलग अलग 20 बच्चे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। कितने हो गए? 16 हो गए। 8, 12, 16, 17 हो गए, बल्कि 17। उसके बाद किसी ने कहा सर 15 नंबर, किसी ने कहा 11 नंबर, किसी ने कहा 9। तो ये 20 बच्चों के मार्क्स मैंने पूछ लिए। तो इसको अगर ऐसी छोड़ दूं तो ये इंडिविजुअल सीरीज़ है। इसको अगर ऐसी छोड़ देंगे बच्चों तो ये अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज़ है। इसको रोल नंबर के हिसाब से लगा लूँगा तो ऑर्गेनाइज्ड है। इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लूँगा तो ऑर्गेनाइज्ड है। इसको अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लूँगा तो ऑर्गेनाइज्ड है। अब मैंने सोचा कि भाई बच्चे बहुत बढ़ गए हैं, तो क्यों ना हम एक टैबुलर फॉर्मेट बनाएं थोड़ा सुंदर सा। तो मैंने देखा कि भाई मार्क्स, अभी आप मत बनाना कुछ, मैंने देखा मार्क्स कि कितने वैरायटी के मार्क्स आए हुए हैं ये देखते हैं। जैसे किसी के 11 हैं, किसी के 13 हैं, किसी के 9 हैं, किसी के 3 हैं, किसी के 5 हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 हैं, किसी के 3 हैं। तो पहले देखा कि कितने वैरायटी के मार्क्स आए हुए हैं, वो लिख रहा हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेता हूँ थोड़ा खूबसूरती लगाने के लिए। तो जैसे कुछ बच्चों के 3 मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है ना। तो कितने बच्चों के 3 मार्क्स हैं बच्चों, कितने बच्चों के 3 नंबर आए हुए हैं, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 3 मार्क्स कितने के आए हुए हैं, एक इसके आए हुए हैं, एक इसके आए हुए हैं। तो 2 बच्चों के 3 नंबर आए हुए हैं। फिर ऐसे ही मैंने देखा, मान लेते हैं 4 मार्क्स कितने बच्चों के आए हुए हैं, एक इसके आए हुए हैं, एक इसके आए हुए हैं। कट करता रहता हूँ ताकि पता लगता रहे। तो 2 बच्चों के 4 नंबर आए हैं। फिर उसके बाद 5 कितने बच्चों के 5 नंबर आए हैं, एक बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चे, 3 बच्चों के 5 नंबर आए हैं। उसके बाद 6, एक बच्चे, 2 बच्चे, तो 2 बच्चों के 6 नंबर आए हैं। इसके बाद अगला मान लेते हैं 9 नंबर, 1, 2, 3 बच्चों के 9 नंबर आए हैं। उसके बाद 11, 1, 2, 3, 4, 5 बच्चों के 11 नंबर आए हैं। उसके बाद 13, 1, 2 बच्चों के 13 नंबर आए हैं। और उसके बाद 15, एक बच्चे के 15 नंबर आए हैं। ठीक है ना। तो बच्चों जब हम डिस्क्रीट सीरीज़ या डिस्क्रीट सीरीज़ की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग ऐसे ही नहीं छोड़ देते, हम उसको एक टैबुलर फॉर्मेट में शो कर रहे हैं या बना रहे हैं, जिसमें जो यूनिक नंबर्स आए हुए हैं बच्चों के वो लिखे मार्क्स, और वो नंबर कितने बच्चों के आए हैं वो लिखे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बच्चों कॉन्सेप्चुअली स्टैटिस्टिक्स में बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, FREQUENCY। तो इसको कॉन्सेप्चुअली बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और हम खाली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी भी बना सकते हैं, लेकिन इसकी कैलकुलेशन भी दिखाई जाती है। उस कैलकुलेशन को हम एक सेंटर कॉलम में टेली मार्क्स के नाम से शो करते हैं। टेली मार्क्स बच्चों एक रोमन टेक्निक होती है, जिसमें हम 2 बच्चे हैं तो ये शो करते हैं 1, 2, 2 बच्चे हैं 1, 2, 3 बच्चे हैं 1, 2, 3, 2 बच्चे हैं 1, 2, 3 बच्चे हैं 1, 2, 3, 5 बच्चे हैं 1, 2, 3, 4। या आपने 55 में पढ़ा होगा, 5 बनाने के लिए हम कट कर देते हैं। तो ये मतलब होता है 5 का टेली मार्क्स।
फिर 2 बच्चे हैं 2, 1 बच्चा है 1। तो इस तरह से बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़ का निर्माण किया जाता है, जिसमें बच्चों की संख्या को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और इस पूरे टैबुलर फॉर्मेट को, ये जो हमने टेबल बना रखी है, दिस टैबुलर फॉर्मेट इज नोन एज, बताओ याद है किसी को, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं, इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस टेबल को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये बोलते हैं। तो ये मतलब होता है डिस्क्रीट सीरीज़ का। तो इस प्रकार से बच्चों डिस्क्रीट सीरीज़ का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये समझ आ गया ना? तो ये आप नोट कर लेना उदाहरण, और इस तरह से डिस्क्रीट सीरीज़ बन जाती है। टेलीमार्क्स, फ्रीक्वेंसी, और पूरी टेबल को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद तीसरी कौन सी सीरीज़ होती है? कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बड़ा है टॉपिक। तो ये हमारी आज की वीडियो में बल्कि पूरा का पूरा तो कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ को हम बोलते हैं ग्रुप्ड। इसमें ग्रुप्स बन जाते हैं, इसीलिए इसमें ग्रुप्स बन जाते हैं। तो जैसे 20 नंबर हमने बच्चों से पूछे थे कि बच्चे जितने भी 20 नंबर हैं, जिनके 20 बच्चे हैं, उनके क्या क्या नंबर हैं। अब मैं उसी सेम एग्ज़ाम्पल को कोशिश करता हूँ इसमें डिस्क्रीट सीरीज़ की बजाय आपको कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ बना के दिखाने की, कि उसका निर्माण कैसे होता है। तो बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा कि ये 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 15 ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा लंबा लेंदी हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मैं ग्रुप्स बना दूँगा। अब मैं ग्रुप्स कैसे बनाऊँगा, मैं ये बोलता हूँ कि जिन बच्चों के नंबर 3 से लेकर 5 इतने हैं, क्या बोलता हूँ मैं बच्चों को, जिन बच्चों के नंबर 3 से लेकर 5 तक हैं, वो बच्चे एक तरफ आ जाओ। तो 3 नंबर के 2 बच्चे थे, 4 नंबर के भी 2 बच्चे थे, और 5 नंबर के जैसे 3 बच्चे थे। तो मैंने एक ग्रुप बना दिया कि जिन जिन बच्चों के 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर आए हैं, वो एक तरफ आ जाएं, ठीक है ना। तो अब इसमें मैंने जब उनका ग्रुप बनाया, और जब मैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखूँगा, वो भी थोड़ी देर में लिखता हूँ, तो अब इन बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रुप्ड। फिर मैंने कहा इसी तरह ग्रुप बना दिया एक ये 5 से 7, फिर एक ग्रुप बना दिया 7 से 9, फिर एक ग्रुप बना दिया 9 से 11, फिर एक ग्रुप बना दिया 11 से 13, फिर एक ग्रुप बना दिया 13 से 15, फिर एक ग्रुप बना दिया 15 से 17। मान लो इस तरह से मैंने ग्रुप्स बना दिए। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ का निर्माण सबसे पहले कैसे होता है, हमें ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, और इसका कोई कॉमन मेजर या कॉमन तरीका नहीं है बच्चों। आप 3 से लेके 7 या 3 से लेके 10 तक का भी ग्रुप बना सकते हो, कैसी भी ग्रुपिंग हो सकती है, लेकिन ग्रुप अवश्य बनेंगे। दूसरी चीज़, अब आपको लग रहा होगा कि सर 3 से लेके 5 और 5 से लेके 7, इसमें अगर किसी बच्चे के, अगर किसी स्टूडेंट के 5 नंबर हैं, तो वो कौन से ग्रुप में खड़ा होगा, है ना। ये सवाल आपके मन में और किसी भी के भी मन में आता है कि अगर किसी बच्चे के 5 नंबर हैं, तो वो इस ग्रुप का माना जाएगा या वो इस ग्रुप का माना जाएगा, है ना। तो इसका जवाब ये होता है बच्चों, इसमें जो नंबर 5 वाला बच्चा है, वो हमेशा नीचे वाले ग्रुप का माना जाता है, नीचे वाले ग्रुप का माना जाएगा हमेशा, ठीक है ना। ये आपको आगे सिखाऊंगा ये, क्योंकि एक प्रकार की एक्सक्लूसिव सीरीज़ होती है। तो इसमें हमेशा हम लोअर क्लास वाले में ही इस 5 नंबर को, या मान लो किसी के 7 नंबर होंगे तो वो नीचे वाले में माना जाएगा, या किसी के 13 नंबर होंगे तो वो नीचे वाले में माना जाएगा, इस तरह से, ठीक है ना। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करते हैं। तो देखो 3 नंबर थे 2 बच्चों के, और 4 नंबर भी थे 2 बच्चों के। तो टोटल 4 बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आकर खड़े हो जाएंगे। तो इस ग्रुप में कितने बच्चे हो गए, 4। इसी प्रकार 5 to 7, 5 to 7 का मतलब है जिनके 5 नंबर हैं या 6 नंबर हैं। तो 5 नंबर वाले थे 3 बच्चे, और 6 नंबर वाले थे 2 बच्चे, यानी टोटल हो गए 5 बच्चे। तो 5 बच्चे इस ग्रुप में आके खड़े हो जाएंगे।
फिर है 7 से 9, मतलब जिनके 7 नंबर हैं या 8 नंबर हैं, तो 7 भी किसी का नहीं है और 8 भी किसी का नहीं है, तो इसमें है 0। जिसके 9 होंगे, ध्यान रखना, जिस बच्चे के 9 नंबर हैं वो नीचे वाले में काउंट होगा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं, जिसमें ज़ीरो फ्रीक्वेंसी हो, ज़ीरो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास को, क्लास मतलब ग्रुप को एम्प्टी क्लास बोलते हैं बच्चों। मतलब इस ग्रुप में कोई खड़ा है क्या, बताओ, इस ग्रुप में कोई खड़ा है, नहीं खड़ा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं एम्प्टी क्लास, खाली। फिर अगला ग्रुप, जिसके 9 नंबर आए हैं 3 बच्चे, जिसके 10 नंबर आए हैं वो तो कोई है ही नहीं, तो इस ग्रुप में आ गए 3 बच्चे। फिर जिनके 11 या 12 नंबर आए होंगे, तो 11 नंबर आए हैं 5 बच्चों के, तो 5। जिनके 13 या 14 आए हैं 2 बच्चे, जिनके 15 या 16 आए हैं 1 बच्चा। तो इस तरह से बस हमने उसी प्रेजेंटेशन को डिस्क्रीट से बदल के कॉन्टिन्यूस बना दिया, जिसके अंदर बस मुद्दा ये है कि हम बच्चों ग्रुप्स बनाते हैं और इस प्रकार से ग्रुपिंग की जाती है और बच्चों को ग्रुप्स में इस तरह से खड़ा करा जाता है। लेकिन अगर हम टोटल करेंगे बच्चों की संख्या का, तो वो 20 ही निकलेगा। 4 और 5 9 बच्चे हो गए, 9 और 3 12 बच्चे, 17 18 19 20, तो टोटल 20 बच्चे यहाँ पे भी थे। और अगर आप इधर गिनोगे तो इधर भी टोटल बच्चे 20 ही होंगे। तो बच्चे तो 20 ही हैं टोटल, लेकिन वो था इंडिविजुअल सीरीज़, ये था डिस्क्रीट सीरीज़, और उसी को ग्रुप्स बना के शो कर दिया, तो ये बन गया कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस बच्चों आपको इतना ही नोट करना है, छोटा सा। जब हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको कॉन्टिन्यूस सीरीज़ की अलग अलग वेराइटीज़ डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत तरह की कॉन्टिन्यूस सीरीज़ हैं, उनके टाइप्स पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही करना।